कुबलाई खान ने, जिसे मगरब में अक्सर कुबला खान भी कहा जाता है, सन 1260 में चीन के शाही तख्त पर कब्जा करके वहां 34 साल तक हुकूमत की थी। इस दौरान वो ऐसे फातेह के नाम से मशहूर हुआ जो सकाफत का भी शौक रखता था, लेकिन उसे अपनी खानदानी साख का भी ख्याल था जो कि हमले करना और लड़ना थी। आखिर वो चंगेज़ खान का पोता था जो अमन की कोशिशों के बजाय अपने मुखालिफिन की एक बड़ी तादाद को कत्ल करने के लिए बहुत मशहूर थे। मेरा नाम आलिया नाज़की है और जैसा कि आप समझ ही गए होंगे, आज बात हो रही है कुबलाई खान की। चलें आपको 13वीं सदी ले चलते हैं, जिसके अवाइल तक चंगेज़ खान की सल्तनत इतनी फैल चुकी थी कि इससे बड़ी सल्तनत यूरेशियाई बर-ए-अज़म ने न इससे पहले कभी देखी थी और न ही आज तक देखी है। ताहम कुबलाई खान ने लतीफ़ और सोच समझकर हुकूमत चलाने वाले हुक्मरान की साख बनाई जो उनके दादा की कत्ल गारत वाली साख से कदरे मुख्तलिफ थी। लेकिन ऐसा अचानक नहीं हुआ। चंगेज़ खान की जंगों और वसी मंगोल फतूहात पर गौर करें तो अंदाज़ा होता है कि किस तरह खित्ते के हुक्मरान इत्तेहाद बदल कर तब्दीली का नया रास्ता बनाते थे। 13वीं सदी के वस्त में मंगोलों ने चीनी सोंग खानदान के साथ मिलकर अपने बाहमी दुश्मन जोरचन के खिलाफ कामयाब इत्तेहाद बनाया, लेकिन जब उन्होंने जोरचन लोगों को शिकस्त दी तो फिर वो सोंग के भी खिलाफ हो गए। चंगेज़ खान का इंतकाल सन 1227 में हुआ था और मुख्तलिफ जानशीनों के बाद उनके पोते कुबलाई खान की बारी आई कि अब वो फतूहात के मिशन को आगे बढ़ाएं। अगर देखा जाए तो सदी के वस्त में चीन के अक्सर हिस्से का कंट्रोल मंगोलों के पास था और 1268 और 1273 के दरमियान कुबलाई खान के कमांडिंग जनरल ने, जो बजाते खुद मंगोल नहीं बल्कि चीनी थे, वस्ती चीन के जदीद सूबे हुबे में सोंग खानदान के गढ़ का मुहासरा करके उसे फतेह किया था। जब शहर सोंग खानदान के हाथ से जाता रहा तो इसके साथ ही नस्ली एतबार से चीनी सोंग खानदान की बका का आखिरी मौका भी खत्म हुआ। अब यहाँ नस्ली तौर पर चीनी इस्तिलाह इसलिए इस्तेमाल की गई है क्योंकि इस वक्त तक चीन में एक और खानदान भी हुकूमत बना चुका था जिसे दरअसल मंगोलों ने बनाया था। सन 1271 में तख्त पर तकरीबन एक दहाई से ज्यादा अरसा काबिज रहने के बाद कुबलाई खान ने युआन खानदान की हुकूमत का बाज़ाबिता तौर पर ऐलान किया। गैर मामूली तौर पर उन्होंने अपना लक़ब ग्रेट खान या अजीम खान ही रखा, जिससे चाहे बराए नाम ही सही यूरेशिया में दूसरे खानदानों पर उनका असर रसूख कायम रहा। ये पहला मौका था जब मुल्क पर किसी ऐसे खानदान की हुकूमत कायम हुई जिसका ताल्लुक रिवायती तौर पर चीनी सरजमीन से नहीं था, और ये आखिरी भी नहीं थी। सन 1644 से 1912 तक चीन के हुक्मरान मंशूज रहे जिन्होंने चिंग खानदान के तौर पर हुक्मरानी की। कुबलाई खान ने अपने इक़्तिदार को मुस्तहकम रखने के लिए तवाज़ुन का पेचीदा रास्ता इख्तियार किया। उन्होंने चीन को मुख्तलिफ गिरोहों में तकसीम किया जिनमें मंगोल अक्सर चीनियों से बालातर होते, ताहम हर शोबे में ये नस्ली तकसीम का निज़ाम नहीं था। उनके बहुत सारे मुशीर चीनी थे और उन्होंने चीनी ब्यूरोक्रेसी के ढांचे को बहुत हद तक वैसा ही रखा था जैसा सोंग खानदान के वक्त था। ये सल्तनत इसलिए भी मुख्तलिफ थी कि ये मशरिक़ वुस्ता तक फैली हुई वसी सल्तनत का एक हिस्सा थी और इसका असर इसकी सकाफती सरगर्मियों में नुमाया था। चुनांचे फारिस में भी ऐसे फनपारे मिले जिन पर चीनी ड्रैगन्स के डिजाइन बने हुए थे। मंगोल सल्तनत ने अपने मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान डाक के निज़ाम को बेहतर बनाया और कालीन या चटाई बनाने में भी नुमाया बेहतरी आई। सन 1270 की दहाई के अवाइल में मशहूर यूरोपी सयाह मार्को पोलो कुबलाई खान के दारुल हुकूमत आए। ये दारुल हुकूमत उस वक्त शैंगडो के नाम से जाना जाता था, जिसे मगरिब में ज़नाडू कहते थे, और आजकल इसका नाम बीजिंग है। मार्को पोलो कुबलाई खान का महल और उसके बागात देखकर दंग रह गए। उन्होंने उनकी तारीफ कुछ इस तरह की: आपको मालूम होना चाहिए कि अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा महल है, वसीतर, इतना पुरतायुश और इतना खूबसूरत कि कोई भी आदमी जमीन पर इससे बेहतर कोई चीज डिजाइन ही नहीं कर सकता। कुबलाई खानदान यकीनी तौर पर एक दूसरे की मुख्तलिफ सकाफती रवायात को मुतवाज़ुन रखने की ज़रूरियात से आगाह था, लेकिन कुबलाई खान की जबलत उन्हें एक जगह बैठने नहीं देती थी। मंगोल बजाते खुद
तांत्रिक बुद्ध मत के अकीदे को मानते थे। लेकिन इस दौर में सल्तनत में इस्लाम ने भी बहुत फरोग पाया और बहुत से सूबों के गवर्नर मुसलमान थे। डाओइज्म के नाम से जाने जाने वाले रिवायती मकामी मजहबी अकायद को भी प्रचार करने की इजाजत थी। अब ये सब काफी कुछ कॉस्मोपॉलिटन या आलमगीर लगता है, तहम कभी कभी बहुत सख्त फैसले भी सुनाए जाते थे। एक मौके पर जानवरों को इस्लामी तरीके से ज़बाह करने पर पाबंदी लगा दी गई और डाओइज्म पर क्रैकडाउन भी होते थे। ताहम कुबलाई खान का दौर जदीद सल्तनतों के मुकाबले में नुमायां तौर पर ज़्यादा रवादार था, लेकिन फिर भी ये फतह करके हासिल की गई सल्तनत थी, कोई बाहमी ताउन से बनाई गई नहीं। और नज़्म ज़ब्त का ख्याल कुबलाई खान के जहन में हमेशा अव्वलीन हैसियत रखता था। सल्तनत की आलमगीर नौयत हकीकी थी, लेकिन ये ज़रूरी है कि इसे रोमानवी ना बनाया जाए, क्योंकि हम बाज़ औक़ात ऐसे मुआशरों के साथ ऐसा ही करते हैं। आखिर में इस तरह के तमाम ढांचों की तरह इस दर्जाबंदी को भी तशद्दुद के ज़रिए ही कंट्रोल में रखा गया था। ये वाज़ेह था कि इस मर्तबा मंगोल एक वसी सल्तनत पर हुक्मरानी कर रहे थे, जिसका अपना फ़नून लतीफ़ा और नज़्म नस्ख का निज़ाम था। इसको मज़ाहमत का सामना भी करना पड़ता था, क्योंकि बहुत से चीनी मंगोलों की हुक्मरानी से खुश नहीं थे। अगरचे मंगोल हुक्मरानों ने चीनी तर्ज़ हुक्मरानी और उनके कुछ इक़दार और तरीक़ों को अपनाया हुआ भी था। इसका नतीजा ये हुआ कि चीन में ड्रामे जैसी आर्ट फॉर्म को मज़ीद फ़रोग़ मिला। ड्रामे अक्सर नाइंसाफ़ी के मौज़ूआत पर बनाए जाते थे, जिसमें बिल आखिर जज़ा और सज़ा का अंसर होता। इनमें से अक्सर ड्रामों को चीनी अवाम की तरफ से मंगोलों पर बड़े ख़ास तरीके से तनकीद के तौर पर भी देखा जा सकता है। बहुत से ड्रामों में मरकज़ी किरदारों को, जिन पर शदीद जुल्म किया गया हो, बदला लेते हुए भी दिखाया गया, जैसे चीनी ड्रामों के मुसन्निफ कोहान हांगचिंग के ड्रामे द इनजस्टिस टू टाओ में। ये एक औरत की कहानी है जिसे गलत फांसी दी गई। इस ड्रामे का बेशतर हिस्सा मंगोल मुखालिफ है और इसमें ख्वांदा अशराफिया के उस गुस्से का इजहार भी देखा जा सकता है जो वो हुक्मरानी छिन जाने की वजह से महसूस करते थे और समझते थे कि हुकूमत करना उनका हक था। मिसाल के तौर पर दरबार ने इम्तिहानात का सरकारी निज़ाम इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से स्कॉलर ब्यूरोक्रेट तबके के लिए रिवायती तरक्की का एक दरवाज़ा बंद हो गया था। जाहिर है कि किसी भी ड्रामा नवीस के लिए हुक्मरान ख़ानदान के खिलाफ खुलकर बोलना इंतहाई ख़तरनाक था। लिहाजा इसकी बजाय उन्होंने कदीम तारीख़ी दौर की कहानियों को इस्तिआरों और हवालों के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। चीनी मुसन्निफीन ने सियासी जब्र के कई दूसरे अदवार में भी बिल्कुल यही किया है। अब देखिए, ये भी क्या सितम है कि मंगोल ख़ानदान की मुआशरती तब्दीलियों से पैदा होने वाली नफ़रत ने चीन को बेहतरीन ड्रामा दिया। कोहान हांचिंग और दीगर मुसन्निफीन के बहुत से ड्रामे आज भी पेश किए जाते हैं। युआन ख़ानदान के दौर में एक और चीज़ भी ईजाद की गई थी और वो थी कागज़ की करेंसी। बदकिस्मती से इस करेंसी के साथ भी वही हुआ जो इसके बाद आने वाले बहुत सों के साथ हुआ। हुकूमत ने बहुत ज़्यादा नोट छाप दिए, लेकिन उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ नहीं किया, जिसकी वजह से अफ़रात ज़र पैदा हो गई। 20वीं सदी के वस्त में चीन की कौम परस्त हुकूमत भी इसी तरह की माली तबाही का शिकार हुई। कुबलाई खान की फतूहात की हिकमत अमली को भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल दरपेश हुई। उनकी ख्वाहिश थी कि सल्तनत वसी से वसी तर होती जाए। उन्होंने उन इलाकों पर भी हमले किए जिन्हें आज वियतनाम और म्यांमार कहा जाता है। सन 1271 और 1284 में जापान पर किए गए नाकाम हमले भी इसी ख्वाहिश का एक हिस्सा थे। कहानियों से मंसूब है कि जापान पर हमले के लिए जाने वाली कश्तियों को खुदा की तरफ से भेजी जाने वाली तेज आसमानी हवाओं ने तबाह कर दिया था। ताहम ये भी मुमकिन है कि कश्तियाँ बनाने के लिए जो तकनीक इस्तेमाल की गई थी, इस पर ज़्यादा गौर न किया गया हो और जल्दी में काम ख़त्म करने की कोशिश की गई हो, जिसका नतीजा सामने था। जापान फतह करने में नाकामी से न सिर्फ बहुत ज़्यादा माली नुकसान हुआ, बल्कि इससे सल्तनत की साख को भी नुकसान पहुंचा। इसके बाद की जंगों के बोझ और अपनी पसंदीदा तरीन बीवी की मौत ने भी कुबलाई खान को अंदर से तोड़ दिया। अपने आखिरी सालों में लगता था कि वो जीने की ख्वाहिश ही छोड़ चुके हैं। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने अपनी परवाह करना छोड़ दी, ज़्यादा खाने लगे, मोटे हो गए और जोड़ों के दर्द में मुब्तला हो गए। कुबलाई खान 78 साल की उम्र में सन 1294 में इंतकाल कर गए। ताहम उनके युआन ख़ानदान ने चीन पर सन 1368 तक मज़ीद 100 साल हुकूमत की और इसने एक नई मिसाल भी कायम की।
قبلۂ خان کے اپنے آپ کو چین کا شہنشاہ کہلانے کے اعلان سے چینی ریاست کی ایک نئی تشریح سامنے آئی۔ یہ نظریہ نسلی نوعیت کی بجائے مشترکہ اداروں اور ثقافتی اصولوں کے قیام پر مبنی تھا۔ یقیناً سبھی چینی ایسا نہیں سمجھتے اور نہ ہی حقیقت میں تمام منگول بھی اسے تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ قبلۂ خان کی وسعت پسندی کی وجہ سے اندرونی ایشیا کے ایک بڑے حصے کو چین میں ضرور لایا گیا اور اس سے ایک نئی راہ کھل گئی۔ جب یوان سلطنت کو شکست ہوئی تو اس کی جگہ منگ سلطنت نے لے لی، جس کے پہلے حکمران در حقیقت منگولوں کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور جب 17ویں صدی کے وسط میں منگ سلطنت کو چنگ خاندان نے شکست دی تو اس وقت اس طرح کی صورتحال کے لیے ایک مثال سامنے آ چکی تھی، جس میں شمال سے ایک غیر نسلی چینی خانہ بدوش خاندان نے زراعت سے وابستہ اور ثقافتی طور پر مضبوط چینی سلطنت پر کنٹرول کر لیا تھا۔ چنگ خاندان بھی اسی طرح تقسیم ہوا کہ حکمران طبقے کے ثقافتی طریقوں کو منگولوں کی بجائے منچو طریقوں پر ترجیح دی گئی، یعنی چینی شہنشاہ کی حیثیت سے چینی اصولوں کے ذریعے حکمرانی۔